नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला जी। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका न्यूज 18। धन्यवाद। अभिषेक जी, इंडिया में अगर हम भारत में बात करें, लोग बहुत तमाम तरह के तरीके ढूंढते हैं, खोजते हैं तरीके कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें या जल्द से जल्द मनी बना सकें, करोड़पति बन सकें, ऐसा सपना देखते हैं। तरीके भी अपनाते हैं लेकिन कई बार फेल भी हो जाते हैं। क्या विकल्प हो सकता है ऐसा? म्यूचुअल फंड हो सकता है, एफडी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जरिए बताते हैं। लेकिन उस नजरिए से जरूर बताइएगा कि जिस अंदाज में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ती चली जाती है, सैलरी बढ़ती है लेकिन उसके अनुपात में कम बढ़ती है, ऐसा कोई जरिया हो जो महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न दे। यानी महंगाई दर तो बढ़ रही है लेकिन जब हम कोई इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा रिटर्न दे, लोगों के हाथों में पैसा बने। लोगों के पास अलग अलग अमाउंट होता है, वो अमाउंट किस तरह से इन्वेस्ट करें वो भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हो सकता है ऐसा कोई जरिया? क्या म्यूचुअल फंड्स कोई सोर्स हो सकते हैं इसके? अभिषेक जी। जी, बिल्कुल। हमारे देश पे अगर हम महँगाई की बात करें तो 4 से 5% जो है महँगाई औसतन रहती है। पर इस पे भी अगर हम हेल्थ केयर की महँगाई को देखें, एजुकेशन की महँगाई को देखें, तो ये डबल डिजिट से ज़्यादा होती है। तो अगर आप अगर ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर आपके छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं या भविष्य में जो कॉलेज में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको महँगाई जो है काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। और साथ में अगर आपके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो महँगाई की आप पर डबल मार पड़ती है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को ग्रो करें, पैसे को बढ़ाएँ और पैसे को बढ़ाने की जो हमारी दर है, वो महँगाई की दर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि 6-7% से जो है आपका महँगाई का आप ब्रेक इवन मान के चलिए कि इतनी महँगाई तो रहेगी। इससे ऊपर हमारे रिटर्न होने चाहिए। इससे ऊपर रिटर्न आपके बन सकते हैं, सेफ़ली बन सकते हैं, ज़्यादा किसी टेंशन के बिना बन सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल जी फंड की सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ बहुत टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो हर व्यक्ति की रिस्क एपेटाइट को सूट करते हुए जो है अलग-अलग तरह के फंड हैं, हाइब्रिड फंड भी हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है और आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो मिड कैप फंड है। और स्मॉल कैप फंड हैं। तो आप इज़िली जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड से जो है आप 12% तक रिटर्न आसानी से बना सकते हैं, आप महँगाई को बीट कर सकते हैं। और अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में जाते हैं तो 15% तक के रिटर्न भी आपके बन जाएँगे। पर आपको यहाँ पर समय देना होगा क्योंकि शेयर बाज़ार में यहाँ इन्वेस्ट होता है, ये थोड़ा-सा वोलेटाइल होता है। जी। इसलिए आपको कम से कम 5 साल का समय देना होगा, तभी आप यहाँ पर बढ़िया रिटर्न बनाएँगे। तो ये लॉक इन पीरियड, हम कहें लॉक इन पीरियड क्या होता है म्यूचुअल फंड्स का? क्या आपने लार्ज कैप का जिक्र किया, मिड कैप का जिक्र किया, स्मॉल कैप का भी जिक्र किया, लार्ज और मिड कैप भी कोई कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की? इनमें क्या डिफरेंसेस क्या हैं? और दूसरा ये कि कोई लॉक इन पीरियड भी होता है और वो कितने से कितने टाइम का हो सकता है? अभिषेक जी। जी। लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये मुख्यतः टैक्स सेवर फंड में होता है। यहाँ जी पर 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है। पर क्योंकि अब जो है 12 लाख तक वैसे ही टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो ये जो टैक्स सेवर फंड है इन पर जो है पब्लिक का अटेंशन जो है अब ज़्यादा नहीं है और इनकी अब अधिकतर लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। जी रही बात लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड की, तो सेबी ने जो है कुछ क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो देश की टॉप की 100 बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, उनको लार्ज कैप कहा जाता है। इनमें जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप फंड कहते हैं। इसके बाद की हमारी जो 150 कंपनियां होती हैं, उनको मिड कैप कंपनियां बोला जाता है, मीडियम साइज की कंपनियां। और इसके बाद की जो अगली 250 कंपनियां हैं जो जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हैं, वो स्मॉल कैप में हो जाती हैं। तो वैसे तो सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनियां आती हैं, लेकिन जो मिड कैप के बाद की जो कंपनियां हो जाती हैं, वो सारी ही जो है स्मॉल कैप में गिनी जाती हैं। तो रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा होगा, मिड कैप में थोड़ा उससे कम होगा, लार्ज कैप में उससे कम होगा। लेकिन वोलेटिलिटी की बात करें तो लार्ज कैप में आपको कम मिलेगी, मिड कैप में उससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा मिलेगी। तो जी अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके वोलेटिलिटी को सहन करने का जो आपका अनुभव है, उसके हिसाब से आपको अपना फंड चुनना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत तरह के लोग फंडिंग करते हैं या कहीं बैंक में बैंक में जमा करते हैं, उससे भी इंटरेस्ट आता है।
लोगों के लिए एक एफडी एक बड़ा जरिया लंबे समय तक रहा है, अभी भी है, एफडी लोग करते हैं, लेकिन वो भी लगभग एक लंबा पीरियड हो जाता है और उसमें भी पता पड़ा 7 से 8% ही रिटर्न मिलता है। इस मद्देनजर क्या म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प वाकई हो सकता है, या फिर जैसे कि अभी लॉक इन पीरियड का भी जिक्र कर रहे थे आप, आपने बताया कि जो टैक्स सेविंग है उनमें लॉक इन पीरियड जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये गुंजाइश बनती है कि हम बीच में ब्रेक कर सकें अगर हम म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो? जी, बिल्कुल आप जो है कभी भी इसमें पैसा निकाल जी। सकते हैं। जो लॉक इन पीरियड जैसा चीज़ जो है अधिकतर फंड में नहीं होती है, लेकिन जी। एग्ज़िट लोड होता है। तो जी। एग्ज़िट लोड इस प्रकार से होता है कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको जी। एग्ज़िट लोड देना होगा जो 1% तक होता है। यानी कि जो आप अमाउंट निकालेंगे, रिडीम करेंगे 1 साल से पहले, उसपे जो है आपको 1% आपको कम मिलेगा। कई फंडों में ये नहीं भी होता है, तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म वाली गोल्स हैं, तो आपको इस चीज़ का आप म्यूचुअल फंड की उस स्कीम में जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है एग्ज़िट लोड है या एग्ज़िट लोड नहीं है। आजकल बहुत से फंड आ गए जिनमें एग्ज़िट लोड नहीं भी होता है। तो पैसा यहाँ कभी भी निकाला जा सकता है और अगर हम इसको कंपेयर करें एफडी से जहाँ जो लोग हमारे भारत में अधिकतर लोग जो एफडी करते हैं, तो जी। एफडी में आपका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उतना आपको टैक्स देना होता है। यहाँ जो है टैक्स एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ, तो सवा लाख तक का आपका प्रॉफिट जो है कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर आपको साढ़े 12% टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म का टैक्स जो है ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा है 20%, और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। महँगाई से जी। अगर हम तुलना करें तो एफडी में आपको आफ्टर टैक्स 6%, साढ़े 6% इसके आस-पास मिलता है। और अगर हमारी महँगाई ही अगर हम 5% लेके चलें, तो आपका एक्चुअल रिटर्न जो है ये 1 या 2% ही हो जाता है। तो 1-2% रिटर्न से आप अपने फ्यूचर गोल जैसे कि घर बनाना, गाड़ी ले लेना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर लेना, ये गोल जो है उस रिटर्न के साथ पूरे होना मुश्किल है, इसलिए म्यूचुअल फंड जो है ज़्यादा बेहतर विकल्प है, बस आपको समय देना होगा। जी। अच्छा, 2-3 और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन्स हैं वो ज़हन में आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर। अलग-अलग तरह के लोगों के पास सोर्सेज़ ऑफ इनकम्स होते हैं, या एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैं मानूँ मेरे पास हर मंथ 5000 10,000 इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। किसी के पास 10 लाख का अमाउंट है, किसी के पास 20 लाख का अमाउंट है, 30-50 लाख का अमाउंट है, और किसी के पास हो सकता है कोई रिटायरमेंट की पोज़ीशन पे है, उसके पास एक मुश्त राशि 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए आ गया। इसमें किस पैटर्न पे हमें जाना चाहिए? कैसे हम इन्वेस्ट करें? अभिषेक जी? जी। तो ये म्यूचुअल फंड की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है उपलब्ध है। जैसे जी। अगर हम बात करें किसी के पास लमसम पैसा आया है, कोई रिटायर हुआ है, बड़ा-सा उसके पास अमाउंट आया है। तो वो जो है कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो एफडी के रिटर्न को बीट भी करना चाहता है, तो उसके लिए हाइब्रिड फंड जो है बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो जी। वहाँ पर जो है वो अपना बड़ा पैसा भी पार्क कर सकता है, अच्छा रिटर्न भी बना सकता है, उसके ऑप्शन जो है वहाँ पे हो गए। अब किसी की रेगुलर सैलरी आ रही है, कम एज है, तो एसआईपी कर सकता है, हर महीने जो है अपनी रिस्क कैपेसिटी जी। के हिसाब से फंड सेलेक्ट कर सकता है, और हर महीने जो है ऑटोमेटिकली उसकी अकाउंट से जो है जैसे ही सैलरी आई आप अपनी एक डेट डिसाइड कर सकते हैं, उस डेट पे जो है उतना पैसा जो है आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये हर तरह के प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हैं, चाहे आप कम एज के हो, ज़्यादा एज के हो, आपके पास ₹500 महीने को इन्वेस्ट करने को हो या लाखों रुपए करने को लमसम हो, तो भी आप कर सकते हैं। सबके लिए जो है सबकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट हैं। जी। एक मुश्त राशि जो मैंने कहा था अभी कि 1 करोड़ अगर किसी के पास राशि है, 50 लाख राशि, फिर बार-बार नहीं आ रही वो राशि, तो क्या एक साथ इन्वेस्ट हो सकता है? और उसके क्या रिटर्न, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, एक साथ जी। आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बाज़ार की स्थिति को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। अगर बाज़ार के वैल्यूएशन सस्ते हैं, बाज़ार आपको काफ़ी सस्ते भाव पर मिल रहा है, तो आप जो है जी। बड़ा पैसा भी एकमुश्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बाज़ार सस्ता नहीं है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बाज़ार सस्ता है या महँगा है, किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए, हाइब्रिड या लार्ज कैप या मिड कैप, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये ठीक बात है। अभी आपने कहा एसआईपी कर सकते हैं, आप हर महीने हुँ, एसआईपी कर सकते हैं। हुँ। लोगों के ज़हन में कन्फ्यूज़न होता है ये एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है, अलग-अलग है, या म्यूचुअल फंड के तहत ही हम एसआईपी कर सकते हैं या करते हैं?
ये दोनों एक ही चीज़ है, एसआईपी एक ज़रिया है, एक तरीका है इन्वेस्ट करने का सिस्टमैटिकली कि हर महीने आपका ऑटोमैटिकली पैसा कटता चला जाए और वो पैसा कट के आपका म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट होता है। तो चाहे आप डायरेक्ट लमसम म्यूचुअल फंड में करें या एसआईपी में इन्वेस्ट करें, तो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में ही जाता है या इनडायरेक्टली बोले तो इक्विटीज़ में ही जाता है। तो ये जी, जो है सिर्फ़ एक एसआईपी सिर्फ़ एक तरीका हो जाता है, बाकी इन्वेस्टमेंट वहीं होता है। जी, जी। प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई न्यूली जॉब में पर्सन आया तो क्या उसे तुरंत ही इस तरह की प्लानिंग कर लेनी चाहिए या कुछ रुकना चाहिए, कुछ अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? उदाहरण के तौर पर हम अलग-अलग प्लानिंग करते हैं लाइफ़ में कि हमें अपने गोल तय करते हैं, फिक्स करते हैं कि हमें एक इस ड्यूरेशन में एक मकान भी चाहिए, इस ड्यूरेशन में हमें एक गाड़ी भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, कुछ और अदर फर्दर फर्दर चीज़ें जो हो। फिर उसके लिए किस तरह की प्लानिंग कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? अभिषेक जी। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे और उतना जी, कम पैसे में आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो यंग एज पे शुरू कर देना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपने कुछ समय मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। इन्वेस्टमेंट हमेशा जल्दी करना चाहिए और इसकी प्लानिंग अगर आप करके चल रहे हैं तो और भी बढ़िया रहता है कि जैसे आपके प्लान है कि आज से 15 साल बाद मुझे बच्चे की शादी करनी है या उसको जी, कॉलेज जाना है तो उसकी फीस का मुझे इंतज़ाम करना है या घर लेना है या गाड़ी लेना है, तो वो प्लान आप कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बता सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको बता देगा कि आपका अगर इतना गोल है और आपको इतने समय में जो है ये पूरा करना है, तो उसके लिए कितना इन्वेस्ट आपको हर महीने करना चाहिए और किस फंड में करना चाहिए। तो ये आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है अगर आप अपने गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक किसी की प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं और फ्यूचर के जो आपके गोल्स हैं, वो ईज़िली पूरे हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती उसके लिए। जी, जी। अच्छा, ब 2-3 गोल्स जैसे हम लेकर चल रहे हैं, तो क्या उस अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स भी लेकर चलें हम या फिर हमें केवल एक ही म्यूचुअल फंड लेना है, उसमें ही हम पैसे विथड्रॉ करते रहें या फिर अलग-अलग इन्वेस्टमेंट, अलग-अलग अमाउंट इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से? देखिए, जितना दूर का गोल है आपका, जितने लंबे समय बाद का आपका गोल है, उसके लिए आप जो है थोड़ा-सा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड। लेकिन गोल अगर आपका पास का है, तो आपको थोड़ा-सा लार्ज कैप फंड में या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका समय अवधि कितनी है गोल की, जी, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि किस तरह का हमें फंड लेना चाहिए। तो गोल को जो है आपका समय जो है बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि किस पे करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। जी। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के साथ-साथ गोल्ड पर भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, महत्वपूर्ण मसला है गोल्ड। पहले काफ़ी लंबे समय से लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लोगों को लगता था कि डेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अचानक से रफ्तार पकड़ी गोल्ड ने और अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब रफ्तार पकड़कर काफ़ी हाई बना चुका है या हाइप बना चुका है गोल्ड, वाक़ई ये बेहतर समय है या हमें इंतज़ार करना चाहिए अब इसके और डाउन होने का? गोल्ड में क्या फर्दर आप संभावनाएँ देखते हैं? अभिषेक जी। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हर समय बेहतर समय ही होता है क्योंकि अब हम फ़िएट करेंसी के दौर में चल रहे हैं। तो फ़िएट जी, करेंसी में क्या होता है कि सरकारों के पास जो है आज़ादी होती है कि वो करेंसी की सप्लाई जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ाते ही हैं। अब जैसे ट्रम्प की हम बात करें तो जब से वो आए हैं अमेरिका का कर्ज़ जो है 32 ट्रिलियन से बढ़ के जी, 38 ट्रिलियन से आ गया। तो एक्स्ट्रा नोट उन्होंने छाप दिए हैं। तो जब भी नया पैसा सिस्टम में आता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट होती ही है। तो ये चीज़ जो है होती रही है, होती रहेगी इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आप अपना टोटल एसेट एलोकेशन में अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15% जो है आप अपना पैसे का जो है हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट वाले पैसे का हिस्सा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो है थोड़े-थोड़े चंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एकमुश्त नहीं करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, इस समय भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बस आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल ये लंबे समय के आपके गोल्स होने चाहिए। जी। लेकिन कंपैरिज़न करें अगर हम चूँकि कुछ ही पल पहले हम म्यूचुअल फंड्स का भी ज़िक्र कर रहे थे। म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का अगर कंपैरिज़न किया जाए, रिटर्न किसमें नज़र ज़्यादा आता है? चूँकि पिछले अगर हम वक़्त की बात करें तो गोल्ड शायद उतना नहीं बढ़ा जितना जितना हाल के कुछ वक़्त में इसने हाइप बनाई है या रफ़्तार पकड़ी है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो मुसीबत के समय जो है
ज़्यादा तेज़ी होती है। जैसे कोरोना आया तो उस समय उसमें ज़्यादा तेज़ी हुई, रशिया-यूक्रेन वॉर जी, शुरू हुआ तो ज़्यादा तेज़ी हुई। तो हर 4-5 साल में जो है दुनिया में कोई न कोई मुसीबत आती है, कभी कोरोना आता है, कभी कोई युद्ध होता है, तो जी, ऐसी स्थिति में जो है गोल्ड में ज़्यादा तेज़ी होती है। और ये सब चीज़ें पीरियोडिकली होती ही हैं, कब होगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए आपको गोल्ड में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखना ही चाहिए, वही बेहतर होता है। तो ये मत सोचिए जी, कि अभी चलेगा या अभी नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए, आपको बस अपना कर्म करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटर्न आपको मिलेंगे। जी। अच्छा कहने का मतलब ये अभिषेक जी कि इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में भी कर रखिए, बाकी जगह जो इन्वेस्टमेंट्स के आपके ज़रिए वहाँ भी कर रखिए। पर्टिकुलर एक सेक्टर में ना अटकें। ये क्या ये मैसेज भी है क्या हम अगर इस चर्चा का लब्बो-लुआब निकालें तो? देखिए, एक रूल ऑफ थंब आप ये ले सकते हैं कि जितनी आपकी एज है, उतना आप जी, सेफ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति की उम्र आज के समय में 30 साल है, तो उसको अपना 30% जी। पैसा जो है गोल्ड में या डेट में या एफडी में रि इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत बाकी जो मात्रा सही पैसा बात है, वो उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। चाहिए। कोई अगर 60-70 साल का व्यक्ति है, तो उसको इक्विटी में जो है जी, 20-30% ही करना चाहिए, बाकी दूसरी जगह करना चाहिए। तो एक सिंपल आप रूल ऑफ थंब लेके चल सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। जी। यानी कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए मंथ जिसकी इनकम है, तो वो 30,000 रुपए हर महीने कहीं न कहीं इन्वेस्ट करे। साफ जी। क्लियर लाइनों में अगर हम कहें तो अभिषेक जी। हाँ, बिल्कुल आपको अपनी जो भी आय है उसका 20% जो है कम से कम हर महीने इन्वेस्ट करना ही जी, चाहिए। ये जगह 30 ईयर्स है व्यक्ति की है, जो कि चूँकि आपने एग्ज़ाम्पल जी, के तौर पर कहा। जी, लेकिन ये जी। थोड़ा और समझाइएगा 30 साल की एज है और 30,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें अब कितना डिवाइडेशन हम कर सकते हैं कि भई इतना हम गोल्ड में कर दें, इतना म्यूचुअल फंड में कर दें, इतना कोई और सेक्टर्स में कर दें, अलग जगह शेयर्स में कर दें? अब जैसे 30,000 का ही हम एग्ज़ाम्पल लेके चले तो 5,000 तक जो है हर महीने गोल्ड में किया जा सकता है, गोल्ड या सिल्वर में जी, किया जा सकता है। बाकी 25 जो है आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। उस 25 को जी। भी जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, कुछ लार्ज कैप फंड में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, इस तरीके से आपका जो है प्रॉपर एसेट एलोकेशन इक्विटी, गोल्ड और डेट में हो जाता है। जी। अच्छा एजुकेशन चूँकि ब अभिषेक जी बहुत महँगी हो रही है, पहले भी ज़िक्र आपने अभी किया था कि डिवाइडेशन करना चाहिए। एजुकेशन पर भी फ़ोकस करना ज़रूरी है क्योंकि अब जब बच्चे बड़े होते हैं ब एजुकेशन चूँकि महँगी हो गई है, बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वो फ़ौरन भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो फिर आपको उस तरह के टारगेट रखनेंगे पड़ेंगे, उस लेवल पर आपको एसआईपी या जो इन्वेस्टमेंट है अपना उसकी ब मनी या बढ़ानी पड़ेगी? जी, बिल्कुल। तो आज जैसे मान लेते हैं आज किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप मान के चलिए कि 20 साल बाद जो है उसको कॉलेज में जाना होगा। तो जी, आपके पास जो है 20 साल का समय है और उस समय में आपको एक बड़ा पैसा चाहिए होगा। तो जी, आज के समय कॉलेज की जो भी फीस है उसको आप 5% से बढ़ा लीजिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो आज फीस है वो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो वो आपका टारगेट कॉर्पस हो जाएगा कि 20 साल में जो है मुझे इतना अचीव करना है। तो उसके लिए जो है मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो कैलकुलेट किया जा सकता है, वो कैलकुलेट करके जो है आप इन्वेस्ट कीजिए। तो 20 साल बाद तक जो है आपका 12% भी हम लेके चलें तो आपका वो गोल जो है उसके आप करीब पहुँच जाएँगे या उससे ज़्यादा भी पहुँच जाएँगे। जी, जी। आखिरी सवाल ज़रूर है। बाकी जगह जो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कई जगह रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड और गोल्ड इनमें कितना है? कि गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 50 साल का अगर मैं डेटा को देखूँ, तो हाईएस्ट गिरावट जो गोल्ड में हुई है वो 22% हुई है, जी, पिछले 50 साल के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। और अगर मैं इक्विटीज़ की बात करूँ, इंडेक्स के लेवल पर ही बात करूँ तो यहाँ पर 45 से 50% तक की जो है गिरावट हुई है। तो जी, अगर रिस्क की बात की जाए तो डेफ़िनेटली रिस्क इक्विटी में ज़्यादा हो जाता है। पर ये रिस्क ही आपका रिटर्न बढ़ाता है। क्योंकि जी, जब-जब बाज़ार गिरेगा, आपका म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप कम भाव पर ज़्यादा यूनिट इकट्ठी कर लेते हैं। और यही जी, ज़्यादा यूनिट जो अब आप एलोकेट करते रहते हैं और जब बाज़ार फिर से तेज़ी में आता है, तो आपके रिटर्न ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ और आप बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो रिटर्न आपके गोल्ड से ज़्यादा इक्विटी में हो सकते हैं। लेकिन जी। गोल्ड को भी डेफ़िनेटली आपको अपने एसेट एलोकेशन में का हिस्सा बनाना चाहिए।
बिल्कुल, इक्विटी शेयर्स में आपको हुँ। रिस्क भले ही ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ एक साथ कई शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो रिस्क वहाँ थोड़ा क्या कम हो जाता है? रिस्क कम इसलिए हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है, फंड मैनेजर जो है, वो पैसे को जी, कई सारी कंपनियों में जो है एलोकेट करता है। एक बिल्कुल। औसतन अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है 50 ऑन एवरेज उस कई बार उससे भी ज़्यादा जो है कंपनियों में जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो 1 या 2 कंपनियाँ वहाँ पर अगर कुछ डिफ़ॉल्ट भी हो जाएँ, बर्बाद भी हो जाएँ, तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर जो है बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। तो आपका रिस्क जी, जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डाइवर्सिफ़ाइड हो जाता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। वहीं अगर हम इंडिविजुअली करने जाएँ खुद इन्वेस्ट तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है और आप जी, समय दे रहे हैं, अगर आप सफिशिएंट समय दे रहे हैं 4 से 5 साल का कम से कम, तो फिर ये रिस्क नहीं रह जाता। शायद ही आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसने 4-5 साल लगातार एसआईपी की हो और उसके रिटर्न नेगेटिव हो, आज तक कोई नहीं मिलेगा आपको। जी। तो ये बड़ी बात अभिषेक जी बता रहे हैं कि भाई रिटर्न अगर आपको चाहिए तो थोड़ा-सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 साल आप ज़रूर रुकिए। रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेंगे, रिस्क फैक्टर कम है क्योंकि एक साथ जो फंड मैनेजर्स हैं, कई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी कोई कंपनी डिफ़ॉल्टर भी होती है तो भी आपका फंड या आपका जो रिटर्न है वो मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। और गोल्ड में तो रिस्क फैक्टर लगभग ना के बराबर है जैसा कि अभिषेक जी बता रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें म्यूचुअल फंड और गोल्ड से जुड़ी आज ज़रूर जो अभिषेक जी ने बताई हैं समझ आई होंगी, उनसे उनका वो लाभ ले सकते हैं। अभिषेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।